अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। आज शाहज़ेब जिलानी हमें नहीं ज्वाइन कर सकते और जैसे आप सबको पता है आज कॉल इन डे है। एक लाइन अभी भी ओपन है अगर कोई कॉल करना चाह रहे हैं। और हमारे साथ हैं कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं तेरा नशेमन हो कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। एक तो मैं पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के शाहीनों को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से 5 जो है उनके तैयारे फाइटर जेट्स गिरा दिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके नाम भी बताएं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आप जंग के बाद बताएंगे। हाँ, आपने मेरा ख्याल है कि अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी। इंतहाई डिटेल ट्रोलिंग भी बहुत थी वसत, मतलब बाकायदा वो इंडियन मीडिया के क्लिप्स चला कर ना उस पर कमेंट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिवील होंगी एंड ऑब्वियसली दीज आर नेशनल हीरोज, तो इनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। रहील अशर है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं वसतुल्लाह साहब आप आए हैं, आप बताएं कराची कैसा है? ठीक ठाक है? रोडे हैं, सिवाय चल रही हैं, ट्रैफिक चल रही है, सिवाय मेरे फ्लैट के सुन ले एक तरफा ट्रैफिक है। अच्छा अब बताएं। हाँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, फिर आप उसका जवाब का इंतजार ही नहीं करते। उनके मैसेजेस आए कि जी नहीं, अब आप जवाब दे दें। चले मैं आपसे सवाल करता हूं कि जी आपका क्या हाल है। हाँ। अब देखें आप जाएं माशाल्लाह, ये देखें कराची की फूड स्ट्रीट देखें, आप बंस रोड जाएं, हुसैनाबाद है, हसन स्क्वायर है, सब जगह जाएं आप देखें। आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। हमारी आवाज आपको आ रही है? आपकी नहीं आ रही। चलें सर, तो वो ये देखें, अब जो मेन आपसे सवाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अब एक्टिव हुई है 8 तारीख से पहले क्यों नहीं हुई? कि उनको नहीं पता था कि जी इंडिया ने अटैक करना नहीं करना है, उन्होंने कर दिया। जाहिर है हमारे 35-40 मासूम बच्चे औरतें समेत उन्होंने शहीद कर दिए, पर उनको माशाल्लाह एयरफोर्स की तरफ से हमारे उनको मार पड़ी, बहुत अच्छी पड़ी। फिर उन्होंने ड्रोन भेजे, वो ड्रोन भी उनके नाकाम हो गए सारे के सारे। अब ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जो मुख्तलिफ चैनल्स में आ रही है कि जी उन्होंने अपना जो इंडियन नेवी है वो कोई 300-400 किलोमीटर जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां लाके कर दी है, वो कराची पोर्ट को हिट करना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि जी ये न्यूज़ क्या उसकी तरह तो नहीं जैसे कल ZTV ने लाहौर खाली करवा दिया था, कराची बिल्कुल तबाह करवा दिया। तो और एक वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी का मुझे नहीं आता, ग्रेटर इंडिया। मैं ZTV का किसी ने क्लिप भेजा कि जी वो तो हम बलूचिस्तान के अफगानिस्तान को भी मना के हम सारा ग्रेटर इंडिया में शामिल करेंगे। तो मेरा सवाल है कि ये है जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है ये सही है या गलत है? दूसरा सवाल है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जो लोग हैं ये इतने लेट एक्टिव क्यों होते हैं हमेशा? ठीक है, ओके, मैं लाइन पे हूं, मैं आपका जवाब सुन रहा हूं। जी आपके 2 सवाल हैं। पहली बात है कि जी मैंने भी वो टेलीग्राफ की रिपोर्ट देखी है। अब जाहिर है कि इसको तस्दीक करने के 2 ही तरीके हैं कि या तो हमारी साइड से कंफर्म हो या तो फिर हम किश्ती लेके जाके चेक करें, राइट वो सब। और जाहिर है कि ये अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल DG की ये अभी आई, अभी थोड़ी देर पहले आई है खबर। आई डोंट नो कि उन्होंने किस चीज पे बेस किया, हो भी सकता है रहील भाई। आई मीन इसमें अगर टेलीग्राफ को पता है तो नेवी पाकिस्तान नेवी को भी पता यकीनन होगा, हमें नहीं पता। हम 100% हाँ या ना नहीं कह सकते। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर ये भी सवाल पूछना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या मुराद है आपकी। लाइक वेस्ट की बात हो रही है, गल्फ की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है। चीन का स्टांस तो तक बहुत क्लियर है। जहां तक US और इनकी बात है, कल हमारी इस पर काफ़ी तफसीली बात हुई है इसी प्रोग्राम पर, अगर आपने वो देखा हो। नहीं देखा तो देखें, US का ना इतना वो इन्वॉल्वमेंट एज सच है नहीं। वो हमें इतना पता है कि सऊदी US के बिहाफ पर शायद या अपनी तरफ से भी वो थोड़ी सी मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे से जो सिग्नल जा रहा है और मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़ेह है कि हम बिल्कुल डीएस्केलेट करेंगे लेकिन रिटेलिएशन के बाद। अब वो रिटेलिएशन कब होती है, किस सूरत में होती है, कहाँ होती है, इस सवाल का जवाब जाहिर है कि हम नहीं आपको दे सकते। सो दैट्स अबाउट इट। आई थिंक वो इसमें आपको ऐड करना नहीं सही है। मुबीन इस्लाम साहब हैं कराची से।
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, 5.5 महीने बाद मैं चिट्ठे के मुल्क में रह के आ रहा हूँ। कहाँ से हैं? चिट्ठे का मुल्क, अपने ट्रम्प साहब का मुल्क जो है ना, वो वहाँ तो काले, उनके मुल्क में रह के आ रहा हूँ मैं इत्तेफाक से। मैं 5-6 महीने अब कैसे रहा हूँ, कभी रहा नहीं इतने अरसे। अच्छा। और मैंने तो आपके सारे कहाँ थे आप? मैं फिलाडेल्फिया में था। आप न्यूयॉर्क, आप टोरंटो जाते हैं, मैं फिलाडेल्फिया जाता हूँ, करीबी है। सही है, सही है। का फर्क है। न्यूयॉर्क अगली दफा मिलेंगे बीच में जी। अच्छा, मैंने 2 सवाल से दिसंबर के, मैं इत्तेफाक से 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन आपका जब काम होता है वहाँ जुम्मे का टाइम होता है, तो मैं इसलिए नहीं कॉन्टेक्ट कर रहा था। आपका दिसंबर में जो एक प्रोग्राम आया था 16 दिसंबर के हवाले से, मैं कह रहा था कि हमने बड़े लोगों पर इल्जाम भी लगा दिए, बड़े लोगों से कि फलाना था, फलाने ने करारदाद मार दी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उसका पाकिस्तान का वादा करने के बाद कौन कौन बेनिफिशरी रहा। तो इसके बारे में अगर आप लोग एक तहकीकाती प्रोग्राम करें कि भाई किसको फायदा हुआ, उसके बाद से कौन लोग ज्यादा अपने जिनको हमारे इस मुल्क में फायदा पहुंचा। दूसरा सवाल आपने जी, दूसरा सवाल अगर आप मुनासिब समझे, आपके उसमें मजदूर लीडर आते हैं। मेरा भाई था बादशाह अहमद गुल, वो आपके हेराल्ड में एक स्टील मिल का जनरल सेक्रेटरी भी थे और बासरो के जनरल सेक्रेटरी भी थे। उनका मर्डर हुआ था। यहाँ से मैं आपको कोई 22-23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ के दौर में बसतुल्लाह खान साहब से और मेरे उनसे 2-3 दफा मुलाकातें भी हुई थी। एक हमारे मुश्तरका दोस्त है नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी, उन्होंने एक सिर्फ करप्शन का केस निकाला था जो डॉन के हेराल्ड में छपा था स्टील मिल के हवाले से कि कौन कितने बड़े लोग हैं। उसके 1 महीने के अंदर उनका मर्डर हो गया और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हुई, कातिल भी पकड़े गए, वहां तक तो पहुंच गए थे किसने कत्ल किया, लेकिन उसके आगे जो है फाइलें क्लोज हो गई कि उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व। तो वो आपके आते, क्योंकि वो जो आपके एक मजदूर लीडर आते जी 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 अक्सर, हाँ, उनको ये बात पूरी पता थी। वो ताजियत के लिए भी आए हुए थे, फिर सज्जाद अली शाह भी आए थे, पाकिस्तान के टॉप के तो वो लीडर थे उसके घर में। तो ये दोनों बातों पे अगर जरा कभी आप तवज्जो फरमाएं। ठीक है जी, ठीक है। अमेरिका के हाल ये है कि वो चट्टे की हुकूमत है और वो मीडिया का आदमी है। उन्होंने 4 साल वो बड़ा शोरगोल मचा के रखेंगे, फिर अपने चले जाएंगे। ठीक है मुबीन भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है मुबीन इस्लाम साहब। शारजा से कौन है? डॉक्टर अथर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह बड़ी कौम मुत्तहिद हुई है और होना भी चाहिए था, लेकिन जिस रात इंडिया ने अटैक किया उससे अगले दिन एक बहुत अहम फैसला आया जी हमारी अदलिया की तरफ से जी। क्या ऐसे वक्त में ये फैसला कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता था यस, एंड शुड हैव बीन डन। हाँ, लेकिन थिंकिंग मुख्तलिफ थी। थिंकिंग पता है हमें जो लग रहा है, और इनफैक्ट शाहजेब ये बात कर रहा था कि दिस इज अ गुड टाइम टू हाइड बैड न्यूज। समझ रहे हैं कि जब सब एक तरफ लगे होते हैं ना, तो आप बीच में से कर लो। इस तरह अफसोस की बात, ये पहला नहीं, कई दफा ऐसा ही होता ही ऐसे। और कई कौमी असम्बली में कवानीन और एक्ट भी इसी तरह मंजूर होते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि जब कराची में टारगेट किलिंग अरूज पर थी ना, दिन में ब्रेकिंग होती थी, आज 15 लोग, आज 20 लोग, आज 12 लोग, बहुत लोगों ने अपने जाती हिसाब भी चुकाए हैं इसमें। यू नो कि आपका किसी के साथ है, उड़ा दो सर, टारगेट किलिंग है, क्या कर सकते हैं। तो जब कोई क्राइसिस होता है तो बहुत लोग आते हैं जो उसका फायदा भी उठाते हैं। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड जी, क्या करें हम। जी और कोई कॉलर? कौन? अब्दुल जलील हैं जाम शोरों से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी ये गुजारिश है कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान में जंगज़दा माहौल बन रहा है, इसमें सर गुजारिश ये थी कि ये बेचारे फलस्तीनी भाई कहाँ चले गए। इनके यहाँ जो खून रेजी हो रही थी, इनके यहाँ जो जुल्म हो रहा था, वो थोड़ी बहुत कभी मीडिया से खबर चल जाती थी। अब तो वो बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया है। A to Z जो है ना, बिल्कुल वो नहीं है। और जंग किसी मसले का हल नहीं है। काश ये दोनों तरफ के हुक्मरान समझे। इतना बेरोजगारी है, इतना भूख है, हॉस्पिटल जाओ तो उधर डॉक्टर नहीं है, स्कूल जाओ तो मास्टर नहीं है, और अगर कोर्ट में जाओ तो इंसाफ नहीं है, थाने पे जाओ तो वहाँ कुछ नहीं है। तो इतने इस मुल्क में मसाइल हैं, इतनी बेरोजगारी है। अभी हमें इंडिया का तो पता नहीं है कि वहाँ उनके क्या मसाइल हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अब इन सारी चीजों में उन सारे से तवज्जो हट गई। दूसरी सारी ये अर्ज करना था कि हमने उनकी मदद नहीं की। ठीक है सर, इनको जब वो शहादत का अजीम रुतबा मिला तो उन्होंने कहा जी हमने खाना काबा और रोज़ा रसूल में आपकी शिकायत करनी है।
और 3 मुल्कों का किरदार बड़ा बेरहमाना है। किस वाक़े की बात कर रहे हैं आप? किस वाक़े की बात? मैं सर फलस्तीन की बात कर रहा हूँ सर, फलस्तीन। अच्छा जी जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की जब शहादतें हुई तो उनसे पहले वो सारे कह के गए कि जी हमने रोज़ा रसूल और खाना काबा में अपने मुसलमान भाइयों की शिकायत करनी है। इन्होंने हमारी बुरे हालात में मदद नहीं की। जायज़ है। 3 मुल्कों जी मैं 3 मुल्कों का खास तौर पे जिक्र करूंगा, एक तुर्किया, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरब। इनका किरदार बड़ा बेरहमाना था। अब ये अमेरिका और इसराइल और इंडिया ये एक ही चीज है सर, एक ही बिल्कुल चीज है। अभी हमें अगर हम रोजे कयामत परवरदिगार के आगे क्या मुंह दिखाएंगे? जलील ठीक है, बिल्कुल सही है जलील साहब। देखें मेरा ख्याल है कि पूरे उम्मतुल मुस्लिमीन को शर्मिंदा होना चाहिए। मतलब हम बिल्कुल हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल यही मुंह लेके जाएंगे, यही मुंह लेके जाएंगे। लेकिन एक बात है कि देखें तुर्की और सऊदी अरब तो बिल्कुल उधर ही है ना। हमारा आई डोंट नो कि हम करना भी चाहते तो क्या करते। आई डोंट नो, ये मुझे बात समझ नहीं आती, यू नो। अनलेस के यहाँ से फिर 4-5 न्यूक फायर कर दो टेल अवीव पे। हाँ, लेकिन ये आम सेंटीमेंट्स नहीं, लेकिन बात जायज़ है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा इससे। हारिस जब्बार हैं पिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये रिसेंटली ये भी चल रहा है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान माहौल, इस मामले में मैं पूछना चाहता था कि ये इतना कुछ जो हो चुका है और इतने मतलब कल से जो और आज तक ड्रोन की जो बारिश हो रही है पूरे मुल्क में, तो इसके बाद कम से कम मैं ये उम्मीद रखूं अपनी फोर्सेस से कि वो इसके लिए कोई इसका जवाब जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों में शदीद गुस्सा भी है और बेचैनी भी है कि अभी तक जो पिछले दिन जैसे मिसाइल इतने सारे आके अपने उन्होंने टारगेट्स किए मुल्क के काफ़ी हिस्सों में, फिर उसके बाद से आज तक 2 दिन से एक ड्रोन की बारिश हर जगह पे हो रही है। जैसे मेरे शहर रावलपिंडी में भी 3-4 जगह पे एक अटक में जैसे हमारे एक आदमी शहीद हुए और भी काफ़ी जगह में नुकसान हुआ। तो ये इसकी तवक्को की जाए। और दूसरा ये मेरा एक सवाल है सर कि इस वक्त पे जैसे कि यकजहती की एक ज़रूरत थी, जो कि हुकूमती इक़दाम तो इस तरह के नज़र नहीं आते कि उनमें कुछ मतलब कौम को एक जगह स्टैंड किसी एक मौजू पे ले ले वो इन हालात में। तो जबकि इस लास्ट इलेक्शन में जैसे आपने देखा कि सारी कौम किस तरफ खड़ी हुई और मतलब जैसे भी हालात थे, तो इस वक्त भी ऐसे इकदाम इनको लेने चाहिए, उस पर आप प्लीज़ थोड़ी रोशनी डालिएगा कि। ठीक है जी सर। ठीक है। अच्छा जब्बार साहब, मेरा ख्याल आपका पहला सवाल तो था कि क्या इसकी रिटेलिएशन होगी, यही है। हाँ। देखिए अगर आप अगेन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या अगर आप माजी के बयानात देखें, सुने, पढ़ें, तो उससे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्लियर सिग्नलिंग है कि येस वी विल रिस्पॉन्ड। इसके साथ साथ ये कोई छोटी बात नहीं है जी। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ा था कि शायद दूसरी जंग अजीम के बाद या नहीं गल्फ वॉर के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी एयर बैटल थी जिसमें 5-0 पाकिस्तान एयरफोर्स निकली है। यार ये रेशो आपको तारीख में कमी मिलेगा फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो भी राफेल को गिराना, इट इज़ अ गेम चेंजर। दूसरी बात है कि ये जो ड्रोन्स भेजे थे ना यार, ये कोई मामूली ड्रोन नहीं थे। दिस इज़ द इजराइली हैरोप सीरीज़, और अगर आप 30 में से 29 गिरा रहे हैं, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है। अच्छा मुझे समझ नहीं आई एक बात की वसत, इस पर मैं थोड़ा सा गौर कर रहा था, कुछ एविएशन वाले लोगों से भी बात हो रही थी। आप इतने जो टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स हैं क्यों भेजेंगे? I mean, ये थोड़ी सी वो नए दौलती वाली नहीं, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन डिपेंड करता है कि आप उनसे काम क्या लेना चाह रहे हैं। वरना तो ईरानियन कामकाजी भी है, वो शहीद ड्रोन जो है सस्ते हैं कि वो सीधा अगर आपको किसी टारगेट को हिट करना है तो बस वो जाके सीधा हिट कर देगा। तो कल भी हमने इस पे बात की थी कि इनका मसला ये था कि इन्हें डिजिटल मैपिंग वगैरह करनी थी, एयर डिफेंसेस वगैरह कहाँ हैं, और उस डेटा की बुनियाद पे फिर हो सकता है बड़ा अटैक करने की कोशिश। या फिर ये भी हो सकता है ना कि जब एकदम पैसे आते हैं बंदे के पास तो कहते हैं यार मैं तो सब्जी लेने के लिए भी प्राडो भेजता हूं, तो फिर इसके लिए तो महंगे ड्रोन चाहिए होते हैं। चले रशीद गोडियल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम असदुल्ला भाई, खोड़ो साहब कैसे हैं आप? सर मैं ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। असल मसला क्या आता है कि जो राफेल गिराए हमने, जब पायलट रिजेक्ट करता है तो राफेल कंपनी के पास मैसेज चला जाता है। तो ये तो शानदार कारनामा है, फौज तो अपना काम कर रही है। असदुल्ला भाई हमारी कौम को भी चाहिए अपना काम करे। अपना काम किस तरह करे कि इंडिया सोशल मीडिया पे क्या कुछ दिखा रहा है
कि कराची पे हमला हो गया, घुस गई फौज, ये हो गया, तो हमारे पाकिस्तानी इसको फेसबुक पे या ट्विटर पे रीट्वीट कर रहे हैं, चमगोइयां करते हैं। हमें पूरी कौम को फौज के साथ खड़ा होना है। इट्स अ 5th जनरेशन वॉर। तो इस 5th जनरेशन वॉर में बच्चा भी पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान के लिए काम करे और मेरे आदमी भी काम करे। किस तरह करे कि वो सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव चीजें दिखाए और जो ये बकवास लिख रहे हैं वो बकवास जो बेची जा रही है। मोदी आपको पता है गुजरात का बूचर था, उसने गुजरात में क्या किया और ये पूरे इंडिया में कर रहा है। अब इस नेपाल से झगड़ा, बांग्लादेश से झगड़ा, हमसे झगड़ा, लेकिन हमारी कौम को चाहिए कि फौज तो अपना काम करे। फौज को सल्यूट है कि उन्होंने पहले कम्बार्ट में 5 तैयारे गिराए और खाली 35 के करीब ड्रोन गिराए। अब ये सवाल ना करें कि ड्रोन इधर क्यों आया, उधर क्यों आया। हो सकता है हमारे अंदर के कोई आदमी हो, क्योंकि बाज औकात अपने लोग भी किसी और के लिए काम करते हैं, उन पर भी नजर रखी जाए। लेकिन हमारी कौम को खड़े हो जाना चाहिए इसके साथ कि हम 5th जनरेशन वॉर में इंडिया की चीजें बताएं, इंडिया को एक्सपोज करें। बहुत बड़ी बात है। सॉरी कतकलामी के लिए माजरत गोडियल साहब, मेरा ख्याल है ये हो रहा है। मतलब कम से कम मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पर, तो यार फ्रंट फुट पर लोग खेल रहे हैं। अच्छा, हुकाम को भी इस बात की का एहसास है, क्योंकि आपने देखा अचानक ट्विटर ऑन हो गया। क्योंकि पहले वो देख रहे थे कि यार 10% मतलब लोग VPN ऑन करके ऐसा हाल कर रहे हैं, तो अगर हमने खोल दिया तो क्या होगा। और आप देख सकते हैं कि जब भी कोई उनकी खबर आती है, ना सिर्फ डीबंक होती है बट काफ़ी जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है उनको। अभी वसत साहब को मैंने एक चीज़ फॉरवर्ड की है, किसी ने मुझे फॉरवर्ड की थी, ये यूट्यूब रील्स पे या इंस्टाग्राम रील्स पे तो एक बंदा है और काफ़ी मुंह में मतलब वो गुटका भी है। वो कह रहा है कि हाँ ये अभी ड्रोन आ रहे हैं, हमने अल्ताफ भाई का टाइम देखा है। तो हम इस तरह आते हैं यार, अब क्या करें यार। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो 5 तैयारे गिरे हैं, ये तो रिकॉर्ड है, लेकिन हमें जो दरसी किताबों में हमने पढ़ा या जो 1965 की वॉर जब आती है तो उसमें है MM आलम। उनके बारे में था कि उन्होंने एक डॉग फाइट में 5 हंटर्स गिराए थे। PAF इज नॉट अ जोक। तो वो भी एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल है, वो भी मेंशन बिल्कुल। आई एम सॉरी आई डिडंट मेंशन दैट। अच्छा, वो आपने इजाफा कर दिया। वक्फा लेना, वक्फा लेना। वेलकम बैक। वकार अहमद हैं लाहौर से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? बिल्कुल सर। अच्छा सर, जो मैं हालात देख रहा हूँ ना, मेरा तो ख्याल है कि दोनों मुल्कों को टेबल पे आ जाना चाहिए। आ जाएंगे। जी सर, आ जाएंगे। आखिर में एंड में यही होना है सर। एंड में हमेशा यही होता है जी। और इस तरह तो हमारी पाकिस्तान की मईशत जो है कमजोर हो रही है। वो उनका प्लान ही यही है सर। इंडिया मगर इस प्लान में कामयाब नहीं हो सकता सर, ये बहुत मुश्किल है। हमारी कौम तो बिल्कुल डटी हुई है। ये भी है। और फुल जज्बे पे है इस बार तो जज्बा देखा नहीं जा रहा लोगों का, संभालना मुश्किल हुआ। सही बात। सोशल मीडिया के ऊपर मोर्चे संभाले हुए हैं इस कौम ने। बाकी ये जो प्रिंट मीडिया है ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा मेरे ख्याल से, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। प्रिंट मीडिया बेचारा दिखा भी नहीं सकता ना, वो प्रिंट मीडिया है। और दूसरी बात है कि जितनी तेजी से चीजें आ रही है ना सर जी, तो वो मतलब कसम से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब इतने वीडियोस, इतनी रील्स अब पड़ी हुई हैं, बंदा कहाँ चलाए। तो सोशल मीडिया की जो पेस है वो तो एक हर 4-5 घंटे बाद सिचुएशन बदल रही है। मैंने जो बेस्ट मैंने जो चीज़ देखी है ना लाहौर की, कि एक वो अभी लाहौर से ही कॉल आ रही है ना। हाँ, तो आपको शायद ये देखा भी हो कि वो एक रेंजर G3 के साथ फायर कर रहा है और एक शहरी अपनी बंदूक के साथ फायर कर रहा है ड्रोन को। हाँ, तो यार ये होती है ना सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप। हाँ अच्छा है। तो हाँ, थैंक यू, आपके जज्बात पहुंच गए। मासूम शाह साहब हैं मर्दान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं मासूम बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। जी सर। सर कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक मैसेज मैंने देना था, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा सोशल मीडिया हम देख के ना उसके बारे में मैं हवाले से मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जो आजकल हालात है पाकिस्तान के मौजूद जी,
सर क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फौज बिल्कुल, मैं नौजवानों के लिए स्पेशल सर ये मेरा मैसेज है, क्योंकि हमारा फौज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 फौज है, प्रोफेशनल फौज है, पूरी दुनिया ने मानी हुई फौज है सर। तो उसके आगे एक औलाद की तरह खड़ी हुई है, कोई इनको टेंशन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी ये हो, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, किसी शहरी को भी नहीं हो सकता इंशाल्लाह हमारी तरफ से, जब तक हमें सर कोई मसला नहीं होगा इनको। ठीक। दूसरी नौजवानों के लिए सर कि इनको ये जो फेक न्यूज वगैरह सोशल मीडिया पे, फेसबुक और टिकटॉक और इस तरह यूट्यूब पे इस तरह वो देख के कहते हैं कि ये इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। जो ऑथेंटिक न्यूज है उसको देखना चाहिए सर, बिल्कुल स्पेशली सर ये नौजवानों के लिए सर मेरा तरफ से। बहुत खूब सर। और मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि यार अपने टिकटॉक लाइक्स के खातिर अगर ट्रूप मूवमेंट हो रही है ना, तो बेहतर है कि उसका वीडियो आप ना बनाएं। हाँ, मतलब ऐसी छोटी सी बात है, बेहतर नहीं है, हरगिज़ ना बनाए, हरगिज़ ना बनाए। बहुत शुक्रिया मासूम साहब। तालिब वसीम है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब। वालेकुम सलाम जी, आप तीनों को बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं जो है जरार साहब की एज का आदमी हूँ और जियो पॉलिटिक्स का एक किस्म आपने क्या, आपकी एज नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाए, आपकी क्या उम्र है? आई एम अबाउट 57। ओके फाइन, आई एम 51। मैं लगता हूँ 60 का। सॉरी, नहीं कुछ नहीं है, आपकी गलती नहीं है यार, मेरी अपनी गलती है, मैं अपने काले करतूत, मेरा ख्याल है आप जाना पड़ेगा, काले करतूत की वजह से बाल सफेद हो गए। आपके मुंह से शायद गलती से जरार का नाम निकल गया, शायद आप मेरी बात कर रहे थे। हाँ, सेहत तो मेरी आपके बराबरी है, लेकिन सॉरी चले आप सीरियस गुफ्तगू ये कर सकते हैं कि मैं आई बीन लाइक फॉलोइंग दिस जियो पॉलिटिक्स जी, प्री ज़िया एंड पोस्ट ज़िया और 78 को मैं समझता हूँ कि वाटरशेड था और हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने ये हार्ड लाइन अप्रोच दूसरों की जंग में घुस गए। लेकिन एक मैं ये समझता हूँ कि इंडिया वाले हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, मैं वहां गया भी हूँ, लोगों से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने वही गलती की जो पाकिस्तान ने की। हमसे उन्होंने सीखा नहीं कि उन्होंने ये जो रेडिकलाइजेशन अपनी शुरू कर दी उसकी वजह से बेड़ा गर्क कर लिया इंडिया का जी। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और एक पागल आदमी ने उसका पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक मच्छर साला। सॉरी, हाँ नहीं वो एक मच्छर वाली बात तो है, लेकिन एक मतलब इतने बड़े, मतलब वो एजुकेटेड है, हमसे सब कुछ है, इंडिया तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक पागल आदमी आया है और उसे सारी जो चीज है तबाही फैला दी। और दूसरा ये कि आज मैं एक CNN का बड़ा सीरियस आर्टिकल आ रहा था कि पाकिस्तान का 81% जो वॉरफेयर है वो चाइनीज है। अब ये तो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाएगी ना, जो ट्रम्प साहब मुसीबत में हैं ऑलरेडी, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपने जाहिर है हेरोइक्स जो दिखाए हैं, लेकिन ये चीज है कि पूरी दुनिया ये जानती तो है कि एयरफोर्स में हमारे पास पायलट्स की जो क्वालिटी है बहुत सुपीरियर है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो उसकी वजह से चाइनीज को बहुत बढ़ावा मिला है एंड आई एम श्योर कि देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, बहुत चीजें चल रही हैं ताकि ये हमें जो इतनी सक्सेस मिल रही है सर। जी बिल्कुल ऐसा ही। अगले जो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी ढकी छुपी बात नहीं है, वो जो जे सीरीज के स्टेल्थ फाइटर्स हैं ना, वो भी मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो अभी हाल किया है ये रेगुलर जे सीरीज, इसके वो है कंसोलेशन प्राइस। नहीं ये तो बनता है, नहीं ये तो मेरिट पे बनता है। तो देखिए हमने इतनी मार्केटिंग की है तो मेरा तो ख्याल है हमारा सारा कर्जा माफ कर देना चाहिए जी इनको। यार अब वही ना बेकारियों वाली बात की ना, आ गए ना अपनी औकात। क्या करें क्या करें। अच्छी भली तारीफ हो रही है पूरी दुनिया यार। ओके चलो सही है, इसको डिलीट कर दे, एडिट कर दे। इस बात को अच्छी नहीं लगी बुसत को। राना जावेद अहमद है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहादत है मतलूब वो मकसूद मोमिन जी। हमारी आवाम शहादत देने के लिए तैयार है पाक फौज के साथ। ठीक, हम सारे पाकिस्तानी पाक फौज के साथ खड़े हैं और दुनिया देख ले इस बात को, समझ ले इस बात को। मैं 74 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने 65 की जंग भी देखी है, किस तरह से टैंकों को हमने भगाया था वहां से, वो भी मेरी आज आंखों के सामने है। और सबसे बड़ी बात मैं अब हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए सबको मुत्तहिद करें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें खास तौर पे जितनी दीनी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, TLP है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है और कोई भी है,
और पीटीआई को भी शामिल करें ताकि पता लगे कि हम सारे मुत्तहिद हैं, और इंशाल्लाह इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जो उनकी तरफ से पत्थर ईंट आएगी तो हम इंशाल्लाह पत्थर फेंकेंगे उनके ऊपर। इस्लाम ये कहता है कि जंग ना करो, पहल ना करो, लेकिन अगर आपके हुकूक पर जंग मसल्लत कर दी जाए तो फिर उनको ईंट का जवाब पत्थर से दो और फिर पीछे नहीं हटना है। शहादत की मौत जो है ठीक है, जबरदस्त। आपका जो जोश है वो जाहिर है कि वो नहीं। और देखिए इन सारी बातों के साथ इन्होंने एक बहुत पते की बात की है, वो है एपीसी की। और हमने भी राणा साहब थे, राणा साहब, हाँ राणा साहब, हमने भी राणा जावेद, जी राणा जावेद साहब, हमने भी अक्सर ये बात की है, 100% हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि दिस इज द टाइम टू बिल्ड ब्रिजेस एंड प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट। हाँ, यूनाइटेड फ्रंट बनाते वक्त फिलहाल जो अगर पॉलिटिकल बाइसेस हैं उनको साइड पे रख देना चाहिए यार, परे फेंको। इसकी वाकई एक कमी महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कौन है भाई? हसन अली हैं कराची से। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। सर अच्छा सर, दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो पहली ये कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो पहलगाम का अटैक हुआ तो हमारे फलस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास साहब, उन्होंने काइंड ऑफ इज़हार यकजहती की इंडिया के साथ और कंडोलेंस की वाकई की। लेकिन एक हफ्ता हो चुका है तो अभी तक क्या कोई मेरे इल्म में नहीं आया क्या फलस्तीन की तरफ से कोई पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनल अच्छा ये फलस्तीन की तरफ से किसी ने? अच्छा हसन साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे करेक्शन करनी होगी। महमूद अब्बास फलस्तीन नहीं है, ठीक है। महमूद अब्बास ना फलस्तीन का सदर है, वो फलस्तीनी अथॉरिटी का हेड है, और फलस्तीनी अथॉरिटी आप समझें इजराइल की बी टीम है। जो वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस हुए हैं उसमें बकायदा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। इजरायली फ़ौज की जब टायर पंक्चर होते हैं, इनका ही काम होता है पंक्चर लगाना, चेंज करना, ये उनकी बी टीम है। हरगिज़ आप फ़लस्तीन और महमूद अब्बास को एक चीज़ ना समझे, वो एक टाउट है, क्विजलिंग है, कापो है। आई एम सॉरी, दैट इज़ माई व्यू। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो सब तो कर नहीं, मैक्सिमम हो गया। हाँ, बस इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लाहौर से फजल न्याजी अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। ठीक। जिस तरह इंडिया की आवाम बेवकूफ बनी हुई है ना, हमें समझ नहीं आ रही भी उन लोगों को क्यों नहीं समझ आती। क्योंकि हर दफा जब इलेक्शन करीब होता है तो मोदी साहब जी ये हम पे इल्जाम लगा देते हैं वोट हासिल करने के लिए। तो ये उनकी आवाम को समझना चाहिए, उनको ये बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो इस तरह अगर वो अपनी आवाम की कुछ बात सुने तो इधर उनके लोगों को ले लें और अपने लोगों को ले लें, आप तो फिर बात करें। ठीक है, सही है। उन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो हर दफा जैसे ही इलेक्शन होता है तो मोदी साहब दहशतगर्दी हो गई, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। ऐसा ही है। और ये बात एक हमारे जियाउल हक साहब ने कही थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई तो दोनों मुल्क खत्म होंगे, लेकिन फिर भी मुसलमानों की 57 कंट्रीज होंगी, हिंदुस्तान की कोई कंट्री और नहीं है। ये उन लोगों को समझ लेनी चाहिए बात, भाई इंशाल्लाह मुसलमान खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू आपके जज्बात। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन एक पॉइंट जो एक पिछले कॉलर ने भी रेज किया था और अभी न्याजी साहब ने भी इसकी तरफ इशारा है, वो ये है कि यार हमें अगेन, हम भी, मैं भी, हमेशा हम क्या समझते थे कि यार कितनी पढ़ी लिखी कौम है, इतनी तरक्की कर रही है, कैसे इतनी चीज़ें मान लेते हैं। तो इस पर मैं आपकी राय भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी शो से पहले हम थोड़ा सा यही डिबेट कर रहे थे कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले ज़रार साहब आपने पूछा था, बल्कि उन्होंने जो कॉलर, कई लोग पूछ रहे हैं न्याजी साहब के, जी ये जनता पागल क्यों हो जाती है, जज्बाती हो गए, एक बंदे के पीछे क्यों लग जाती है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, जो करंट हिस्ट्री में जाए बगैर ऐसा वैसा मतलब ट्रम्प के पीछे क्यों लग गई, या जो वो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट था
बोल्सोनारो, हाँ बोल्सोनारो, उसके पीछे, या वो जो अर्जेंटीना में बैठा हुआ है मिली। हाँ, तो एक पॉपुलिस्टिक लहर है, तो उसके तहत हमें देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, और उसमें जो बीजेपी का वोट बैंक है 2024 के इलेक्शन में वो है 36%, 36%। इसका मतलब है कि बाकी लोग उससे मुख्तलिफ अगर नहीं भी सोचते तो एज इट इज़ उस तरह से नहीं सोचते होंगे, लेकिन ये सिलसिला है। अच्छा, अब ये सबको पता है कि जो जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं उस दरख्त को पानी ही इसी डोल से मिल सकता है, वरना वो दरख्त मुरझा जाएगा सर। तो ये उनकी नज़रियाती मजबूरी है जो है वो RSS की। लेकिन चूँकि एक पार्लिमानी सिस्टम मौजूद है, एक जो भी स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो अपोजिशन की जमात है, अब जाहिर है कि अगर इंडिया पे ये वक्त आ रहा है कि मोदी कह रहा है नहीं ये करना है, तो वो अलग से नहीं खड़े हो सकते, किसी भी मुल्क में नहीं खड़ा हो सकता, तो उन्हें भी साथ लेके चलना पड़ा। क्या आपके ख्याल में मनमोहन सिंह के दौर में बॉम्बे अटैक हुआ था, ठीक है, इससे 1000 गुना ज़्यादा संगीन वारदात थी, तो अगर सोचें अगर उस मनमोहन सिंह की जगह मोदी होता, ओह माय गॉड, है ना, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें अगर ना भी सबूत हो तब भी उस ट्री को नर्चर करने के लिए कहीं से भी पानी मिलना चाहिए, या खून। सारा प्रॉब्लम ये है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 अरब 40 करोड़ इंडियन जो है वो पागल हो चुके हैं, उसमें जो है दूसरी तरफ के सोचने वाले भी हैं, लेकिन मसला ये है कि चूँकि रूलिंग पार्टी है, सारे इंस्टीट्यूशन उसके कब्ज़े में है, और उसका एक बाकायदा आइडियोलॉजिकल एक एजेंडा है कि इसके तहत पूरे इंडिया को रंगना है, तो उसके तहत ये सब हो रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पूरी नेशन को की बजाय हमें बीजेपी और RSS वगैरह आइडियोलॉजी सही है, बिल्कुल सही। आई थिंक दैट्स क्वाइट राइट। अच्छा, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जी। हेलो खोड़ो साहब, खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत पॉपुलर हैं आप लोग, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिलता है। बहुत छोटी सी बात करनी है, बहुत बुनियादी सा, सादा सा और बेवकूफाना सवाल है, हंसिएगा नहीं प्लीज। ओके। सवाल ये है कि इंडिया को छोड़ दें अलग, उसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को छोड़ दें, उनके फ्रेंजी, बिल्कुल एक फ्रेंजी मीडिया को भी अलग कर दीजिए। मुझे बस इतना मोतबाना अर्ज है, बता दें कि पाकिस्तान में अमन और सुकून और शांति की कंस्टिट्यूएंसी कहाँ चली गई, इतनी कम क्यों है? अगर हम कोई मुजाहिरा शेड्यूल करते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 लोग उसमें जमा होते हैं। मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, 2 मिलियन की आबादी है लगभग। अगर 6, 7, 8, 10 लोग जमा हो भी जाते हैं, या अगर हम कोई पीस पिटिशन सिग्नेचर कैंपेन सर्कुलेट करते हैं, तो उस पे बजाय इसके कि आप दस्तखत करके वापस भेजें, उल्टा तुम गद्दार हो, तुम फॉरेन फंडेड NGO हो, तुम किसके एजेंडा पर चल रहे हो, तुम एक पेट्रियोटिक लॉयल वफादार पाकिस्तानी क्यों नहीं हो? मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल जाती तौर पर तजुर्बा है कि कितने लोग आपको कॉल कर रहे हैं। बताइए कि सेन सोबर वॉइसेस फॉर पीस कहाँ चली गई? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अच्छा, जान की अमान पाऊँ, इसलिए मुझे इस्लामाबाद भी वक्तन फ़वक्तन आना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये पहलगाम ना भी होता, ये उड़ी ना भी होता, ये पठानकोट ना भी होता, ये बॉम्बे ना भी होता, सिविल सोसाइटी की तादाद इतनी ही है बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो बैनर्स उठा के या प्ले कार्ड लेके ज़ाहिर है कि अमन की बात करते हैं, या बागा की सरहद पे या प्रेस क्लब्स के सामने। कराची में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, पर कराची प्रेस क्लब के सामने जब सिविल सोसाइटी आती है, मैक्सिमम क्राउड मैंने 250 का 300 का देखा हो। तो बहुत बड़ा क्राउड है। हाँ, अगर कोई मजहबी सियासी जमात हो या कोई और ग्रुप हो तो हाँ, वो फिर तो सरों की वो जो है नुमाइश होती है। तो ये कौमी मसला है, और इस बाकायदा जो है ये आज या कल में नहीं हुआ है, ये तो बाकायदा एक फसल उगाई गई है। आप जाहिर है कि हमसे बेहतर जानती हैं
इसका जवाब? मैं इसमें बस एक अगेन कॉशियसली एक इजाफा करूंगा कि इस वक्त देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर आप कुछ साल पहले लोगों से बात करते, आप पूछते, यार ज़्यादातर लोगों का यही है कि यार देखो हम अमन चाहते हैं, ठीक है, लोग अमन चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रेस क्लब के सामने नहीं आ रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई जंग चाह रहे हैं, राइट? लोग अमन चाहते हैं और चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन का इशू है, ये भी है। लेकिन आज, क्योंकि ये तायरा जी आज की बात कर रही है ना, इनकी पिटिशन आज की है, इनका मुजाहरा आज कल का ही होगा। आजकल के माहौल में वी आर नॉट द वंस हु आर बीइंग अग्रेसिव, ठीक है? जंग हमने शुरू नहीं की, हमारे पे मुसल्लत हुई है। तो मैं तो इस वक्त ये जानना चाहूंगा कि भारत में कितनी आवाजें हैं जो वाकई अमन चाहते हैं, क्योंकि वहां उनके मुल्क में एक पागलपन की लहर गुजर रही है। तो यहाँ तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुत्तफिका फैसला दिया है कि हम एंडोर्स करते हैं। अगेन तो देखिए, जब एक बंदा आप पे बंदूकें चला रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमें अमन चाहिए? हमें चाहिए, लेकिन पहल वहां से होनी होगी जिस तरह जंग की पहल वहां से हुई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैं पर्सनली एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लेम फटीग। कुछ भी होता है, आपने किया, आतंकवादी, तो फिर आखिरकार लोगों की एक सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाता है ना, जो मेरा ख्याल है हो गया है अब। दिस इज द रियलिटी। अदनान बेग साहब हैं जेलुम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच। आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं और मैं हमेशा आप लोगों को फॉलो करता हूँ, आपकी ओपिनियन को डिफरेंट आर्टिकल्स में। थैंक यू सो मच, आपने शिरकत का जो है मौका दिया जी। अभी जो हमारे दूसरे जो दोस्त थे अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, तो मेरा जस्ट एक मुदबाना सा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि जो RSS की आइडियोलॉजी है और जो मोदी जिस तरह से 15 साल से जो है वो जिस तरह से एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट लेके उसने जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल की है। लेकिन हम भी कोई बहुत ज्यादा छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं हमारे डिफरेंट ओवरसीज में हैं, 200 से ज्यादा हमारे सफारतकार हैं जो डिफरेंट पूरी दुनिया में है। हमारा ओपिनियन या हमने अपनी लॉबिंग हम कहाँ पे फेल हुए, या अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं वो भी ज़ाहिर आपको झुकाव नजर आता है दूसरी तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से जी सर। हाँ, इसी तरीके से अगर आप देखते हैं लोकली, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री में देखते हैं तो उसमें भी नजर आता है कि जी ठीक है जी, उनको राइट है और ड्रोन्स भी आ रहे हैं, मिसाइल भी आ रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में हैं। तो वेयर वी आर लैकिंग, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट कि हमारे पास से कहाँ? अच्छा, ये गुलाम मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा एक बारीक सा फर्क है। एक होता है अदनान बेग सॉरी, बारीक फर्क ये है कि देखें, आप पहलगाम अगर पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, टूरिस्ट मरे। अच्छा, पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है शुरू में अफसोस का इजहार किया, पहले ही दिन या दूसरे दिन अफसोस का इजहार पूरी दुनिया ने किया और करना भी चाहिए, इसलिए कि उन सयाहों का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद इंटरनेशनल बरादरी का क्या रवैया था? क्या उसने भारत का ये क्लेम बाय कर लिया जो अगले आधे घंटे में हो गया था कि जी इसके पीछे पाकिस्तान है? बिल्कुल एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोस्चर है। इसके बरक्स जो पिछले होते थे, मसलन जैसे बॉम्बे अटैक की मैं मिसाल देता हूँ, उसमें यस पूरा यूरोप, अमेरिका वगैरह जो हैं वो खुल के इंडिया के साथ था और वो मुतालबा कर रहे थे कि जी जो भी कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको कानून के कटहरे में होना चाहिए। लेकिन इस बार ये हुआ है कि दुख का इजहार तो सभी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि अच्छा ठीक है, जो तू समझ रहा है, जो तू कह रहा है, हम तेरे साथ हैं, आंखें बंद करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पहली बार अमेरिकन हिस्ट्री में ये हुआ है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है, मैंने आज तक सोचा भी नहीं था कि ये जुमला वो कहेंगे कि ये हमारी जंग नहीं है, इंडिया जाने और पाकिस्तान जाने। मैंने जो अमेरिका पढ़ा है 47 के बाद से आज तक हर जंग उनकी जंग है और वो आ जाते थे। तो ये एक बड़ा फ़र्क आया है। बाकी ये है कि पाकिस्तान कितनी डिप्लोमेटिक इमदाद इकट्ठी कर सका है, सपोर्ट इकट्ठी कर सका है, तो इसमें हमारी ज़ाहिर है कि पर्सनल जो कैपेसिटी और काबिलियत है
उसका भी दखल है। अगर कोई काबिल सिफारतकार हों या चीते किस्म के डिप्लोमेट्स हों या हमारी कोई एग्रेसिव किस्म की लॉबिंग की सूरत हाल हो तो वो एक अलग मौजूद है। और एक और दो और इसमें एलिमेंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक क्लाउड, उसको आप अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक क्लाउड के साथ कंपेयर करें। पिछले मेरे ख्याल कोई 3 दिन हो गए बहुत बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है यूके के साथ। अब यूके जाहिर है कि अगर पुश कम्स टू शव उसका झुकाव उधर होगा। जहां तक मीडिया की बात है, देखिए ये बात पहले भी कही जाती थी, मीडिया, इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। ये बात हमेशा पहले ही करी जाती थी कि यार ये तो सारा ज़ायनिस्ट कंट्रोल है। मेरा ख्याल है कि पिछले 2 सालों में ये 100% साबित हो गया है। ज़ायनिस्ट की अलायंस है इंडिया के साथ, तो ये एक झुकाव भी है। अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी हाल में यल्दा हकीम स्काई न्यूज़ की है, आई थिंक अफगान निजात हैं शायद, उन्होंने एक इंटरव्यू किया बीजेपी के तर्जुमान के साथ और हर बात की हाँ में हाँ मिला रही है। वो बोलता जा रहा है। जब पाकिस्तान के साथ हुई तो ऐसा है कि जैसे वो इंटेरोगेट कर रही है बंदूक की नोक पर, ठीक है। उसके बाद ये आप पूरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, यल्दा हकीम साहिबा की पुरानी ट्वीट्स और पिक्चर्स आई हैं जिसमें वो यूं बैठी हुई हैं उसी तर्जुमान के साथ, मीटिंग विद माय ओल्ड एंड डियर फ्रेंड, कोई कई साल पहले है। तो ये भी थोड़ा सा फिक्स्ड मैच भी होता है। इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके, उसके साथ इंटरव्यू किया और वो नेतन्याहू जैसे वो तस्वीरें नहीं उठाता बॉम्ब वाली, हाँ बिल्कुल वही रोल बुक, वो जो भी है प्ले बुक, और वो उठा के ना एक तस्वीर दिखा रहा है एक नमाज जनाजा की और कह रहा है कि जी ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना इसमें, ये शुहदा की नमाज जनाजा का है, ये एक यूएस की टेररिस्ट लिस्ट पर है। हकीकत में वो वहां के मुकामी कोई इमाम है जो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। और ये किसी अमेरिकन नुमाइंदों को फिर उसकी तस्वीर उठानी चाहिए जी। अच्छा हाँ, एक तो ये है। दूसरी बात है कि मैं स्काई न्यूज की ट्वीट देख रहा था कि इंडियन हाई कमिश्नर सेज दिस, उसके बाद लिखा हुआ है हम इस तस्वीर की तस्दीक नहीं कर सकते। बेटा तस्वीर की तस्दीक नहीं कर सकते तो तुम न्यूज चैनल क्यों हो, फिर तुम ये ट्वीट क्यों कर रहे हो? तो ये एक इनबिल्ट बायस है। आप कभी हरगिज जिंदगी में ये ना सोचें कि वेस्टर्न मीडिया आपके लिए कोई फेवरेबल होगा, ऐसा होने नहीं वाला। यू आर ऑन योर ओन एंड फाइन, दैट्स ओके। नेक्स्ट कोई है? ज़हूर अलवी है। ज़हूर अलवी, सॉरी राहुल, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा है जनाब कि मैं रावलपिंडी से रिहायशी में आज़ाद कश्मीर का हूँ, मांग हुआ मेरा। ठीक है सर। तो हम कश्मीर के हैं, इसलिए हमें सूरत हाल ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहाँ की आवाम जो कश्मीर की है वो भी लड़ेगी, मकबूजा कश्मीर की आवाम भी लड़ेगी, प्लस हमारी दिलेर फौज भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम फतह होंगे, कश्मीर आज़ाद होगा इसी जंग में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम फ्रंट पे खुद जाएंगे, अपनी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, कश्मीरी अवाम भी लड़ेगी और हमें ये फतह इंशाअल्लाह नसीब होगी, क्योंकि हम लोग बड़े अरसे से कश्मीरी मुजाहिदीन और हम लोग ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह आप लोगों को ये होना चाहिए कि आपको हम बता रहे हैं कि हम कश्मीर के बॉर्डर पर इंशाअल्लाह फतह हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक। शहजाद शाहजेब यूनस, अस्सलाम वालेकुम जी, गुजरांवाला से। वालेकुम सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल? बिल्कुल खैरियत सर, सुनाओ। अच्छा जनाब, जैसा कि जंग की सूरत हाल है, आप सियासी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा बस एक सवाल ही रखूंगा। जैसा कि काफी दिनों से ये जंग के मामलात हैं और मुख्तलिफ साफी मुख्तलिफ न्यूज देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ अपनी ही फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बहुत सारे सियासी हैं, ठीक है। क्या ऐसे जंग के हालात में ऐसे बयान देना ठीक है? किन की बात कर रहे हैं? अवाम के भी जज्बात मजरू होते हैं। आप किन की बात कर रहे हैं? जैसा कि आप इमरान रियाज साहब, ठीक है, उसके बाद एक दो और सियासी हैं, उनके बयान देख रहे हैं, वो तो फौज के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, जिससे अवाम के जज्बात मजरू होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इन वक्तों में काफ़ी चीज़ें सामने भी आ जाती हैं कि कौन किस लाइन पे चल रहा है और किसकी लाइन पर चल रहा है। इससे आगे बैरून मुल्क भी है, नहीं ये भी है, मोहित पीरजादा साहब भी हैं, आप उनका भी पढ़ें कभी, वो भी बैरून मुल्क। हाँ, लेकिन कभी उनके आप क्लिप्स देखें तो जनरल बख्शी, लेकिन मुझे शेफ नहीं, जनरल बख्शी, ओके सॉरी, गलत बात, माफ़ी मांगी मैंने, सॉरी, इसको भी डिलीट कर देना, एडिट कर देना जी। हाँ जी। फजल बेग साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई ये जरार खोड़ो साहब से बात करनी है ना, वसीतुल्लाह खान साहब बैठे ना, उनसे बात करनी है जी। आप बताएं, हम बात कर रहे हैं आपसे। बात कर रहे हैं? अच्छा वसीतुल्लाह खान साहब, मैं फजल बेग बोल रहा हूँ कराची से। मैं जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हो कि शक्ल हम नहीं देख पा रहे। और ये अभी जो ये खबर चल रही है जी कि वो बेरी बेड़ा जो है कोई 300 या कुछ नॉटिकल माइल्स पर है, तो यार यहाँ तो भाई लोग परेशान हो रहे, तो आप किसी डिफेंस एक्सपर्ट को लेते अपने साथ जो बताते हम क्या किस किस्म की एहतियाती तदाबीरें और कितने फीसद हमले का इम्कान है। नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो ना कि वो 300 नॉटिकल माइल है, और 300 नॉटिकल माइल का मतलब ये है कि वो महाराष्ट्र और गुजरात के दरमियान कहीं होगा। अच्छा, जो कि उन्हीं का इलाका है। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई। हाँ, क्या मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, या हो सकता है इससे थोड़ी सी लोग काम डाउन हो जाए। ये टेलीग्राफ की खबर है। टेलीग्राफ ने कोई सोर्सिंग नहीं दी है, मतलब बस डाल दिया है कि जैसे कल कराची तबाह हुआ, जैसे कल कराची तबाह हुआ था, उससे मतलब 1-2 डिग्री कम। अच्छा, अभी कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने कराची बंदरगाह से चेक किया है, तमाम शिपिंग एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है, कोई अलर्ट्स नहीं है। अगले 24 घंटे में 9 वेसल्स, कार्गो वेसल्स ने वहाँ से जाना है। दूसरी कुछ सोर्सेज हैं, और ये अच्छी सोर्सेज हैं, मैं ऐसे ही हवाई फायर नहीं कर रहा यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जी कोई मेजर मूवमेंट नहीं हुई इंडियन नेवी में। जहां वो खड़े थे वो खड़े थे। अच्छा, वो एक अलग बात है कि पिछले हफ्ते से विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, अभी तक विक्रांत आया नहीं। हो सकता है कि पंक्चर हो गया रास्ते में, मुझे नहीं पता। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं समझा उसका टायर भी है। वो अगर यहाँ आ जाएगा तो कोई साइड विनर तो उठा के ले जाएगा ना उसका, फिर शेरशाह में मिलेगा उसे। गडानी मोबाइल नॉट श्योर। क्या कह रहे हैं भाई? हमें कह रहे हैं वाइंड अप कर दो। हाँ यार, दिल तो नहीं चाह रहा, नहीं मूड कहीं नहीं हो रहा मेरा, एक और घंटा नहीं चला सकते। चले बहरहाल अब इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी, अगर उस वक्त कराची तबाह नहीं हुआ तो, बशर्ते ज़िंदगी। और अपना ख्याल रखिएगा, पीर को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।